जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। हम चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं इनको अपने पास जो भी उपलब्ध पीडीएफ हैं, मैनुअल्स हैं, बुक्स हैं, उनसे वेरीफाई करते चलें। क्योंकि हम क्या है, हम चालू भाषा में आपको वीडियोस देने की कोशिश कर रहे हैं, तकनीकी शब्दों से दूर हैं। क्योंकि तकनीकी शब्द यदि हम बताएंगे तो हो सकता है वो समझ में ना आए और कम्युनिकेबल उतना प्रॉपर ना लगे। ठीक है, इसलिए हम जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये आपके समझने के बेसिस पे है, लेकिन इनको नियमतः देखने के लिए, अक्षरशः मिलान करने के लिए आप जो हम बता रहे हैं, जिस अधिनियम, मूलभूत अधिनियम से रिलेटेड है या आपके जो भी कानून से रिलेटेड है, उन सब के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ज़रूर देख लें। ठीक है, तो जो आज हमारा वीडियो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आधारित है, जो काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग कह रहे थे पर हम बना नहीं पा रहे थे। तो अब हमने देखा है, तो हमने इसको थोड़ा सा रिसर्च अपने स्तर पे की है। जो आप भी देख सकते हैं वो है अवकाश। ठीक है, अब आप सोचेंगे अवकाश का वीडियो बनाने के लिए हम चौक और ये ब्लैक बोर्ड लेकर, ग्रीन बोर्ड लेकर आएँ, तो उसका एक कारण है। ठीक है, कारण क्या है कि बाकी विषयों को आप मार्कर से बता सकते हैं, लेकिन अवकाश ऐसा विषय है जिसको बहुत अच्छे से बताने की ज़रूरत है, तो जहन में बैठ जाए, इसलिए हम ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। तो हम जो अवकाश है, सबसे पहले तो अवकाश आपका अधिकार नहीं है, अवकाश आपको दी जाने वाली एक सुविधा है, इसको याद रखें। क्योंकि आप शासकीय सेवक हैं, जबकि इसी के चक्कर में बहुत सारे डिबेट इस पर कई बार उठ चुके हैं, तो ऐसा इसके अधिनियम में लिखा हुआ है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है अवकाश आपका अधिकार है और आप समय समय पर अपने अवकाश को, अपने अधिकार को लेते रहना चाहिए। हाँ, ये अधिकार तब नहीं होता है जब कोई आपातकालीन सेवा लगी हो, निर्वाचन का कार्य चल रहा हो, या आप काम चोरी करना चाहें। कोई भी व्यक्ति, आप नहीं, मतलब मैं काम चोरी करना चाहूँ, तब मैं अवकाश नहीं ले सकता, है ना। तब मुझे अवकाश नहीं लेना चाहिए। मुझे अवकाश लेना चाहिए अपने रिफ्रेशमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए, ताकि मैं काम में और अच्छे से कार्य को मन लगा कर सकूँ। अवकाश क्यों ज़रूरी है? तो अवकाश इसलिए ज़रूरी है, नॉर्मली होता भी है, लगातार कोई काम करेगा तो वो स्टेगनेंसी आ जाती है, मोनोपोली आ जाती है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो काम में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे पहले 7 दिन काम होता था, फिर 1983 में पहली बार अवकाश का आविष्कार हुआ कि अवकाश ज़रूरी है। सॉरी, 1800 समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 1800 समथिंग में पहली बार किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हॉलीडे या वैकेशन या एक ब्रेक के तौर पे इसको यूज़ किया गया। तो अवकाश बहुत ज़रूरी है, इससे एक रिफ़्रेशमेंट होता है। इसलिए आपको अवकाशों के बारे में पता होना चाहिए, आपके जो बेसिक अवकाश है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो हमारा ये अवकाश हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, मेन फोकस उन्हीं के लिए है। और अदरवाइज़ आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में जो मैं बताऊँगा वो लगभग सेम है। कहीं कहीं पर 10, 12, 3, 6 ऐसे संख्याओं में अंतर है थोड़ा बहुत, बाकी लगभग पूरे देश में अवकाशों का जो अधिनियम है, अवकाशों का जो नियम है वो सेम है। ठीक है, तो हम जो बता रहे हैं वो है ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो जो हम आपको बता रहे हैं, जो हम अवकाश की चर्चा करेंगे, इसके तहत कितने प्रकार के अवकाश होते हैं, क्या क्या होता है इन अवकाशों में, तो इसी के तहत हम करेंगे, है ना। मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 या एमपी सिविल सर्विसेज लीव्स रूल 1977, ये हमने इसलिए ऐसे लिख दिया है ताकि आप इसको गूगल पे जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इसको विस्तार में पढ़ सकें। जो ओरिजिनल नियम है उसको डिटेल में टेक्निकल टर्म्स के साथ आप पढ़ सकें, है ना। तो ये आप समझ गए क्या मैं बताने वाला हूँ आपको। इसी के अंतर्गत कितने प्रकार के अवकाश हो सकते हैं, कौन कौन ले सकता है, और उस अवकाश की अवधि में वेतन किसको कितना मिलेगा। ठीक है, ये देखिए,
अब सबसे पहले जैसे कि किसी भी नियम में होता है, जैसा कि संविधान में होता है, जैसे किसी भी एक्ट में होता है, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक। क्या कहती है ये कि इसके नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरे पे जो हमारा बेसिक सी चीज़ है, या तो डेफिनेशन कह लें आप, या जनरल कंडीशन से जिसको आप कह लें, है ना, जनरल कंडीशन या परिभाषाएं या सामान्य शर्तें। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको उस जो भी नियम पढ़ रहे हैं आप, उसकी बेसिक आपको क्या मिलेगी, सामान्य शर्तों में आपको मिल जाएगी परिभाषाएं और कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस। तीसरा जो आता है वो आता है आपका, क्या आता है, अवकाश जाना और अवकाश पे वापस आना, यानी कि ग्रांट एंड रिटर्न टू लीव, अवकाश पर जाना और लौटना। ठीक है, चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया है काइंड्स ऑफ लीव्स, अवकाश के प्रकार। पांचवा है स्पेशल लीव, विशेष अवकाश। छठवां मिलेगा आपको स्टडी लीव, अध्ययन अवकाश या शिक्षा अवकाश। हालांकि इसको अध्ययन अवकाश ही कहते हैं उसमें, लेकिन समझाने के लिए, पढ़ने के लिए जो अवकाश मिलता है उसको शिक्षा अवकाश या अध्ययन अवकाश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विविध। विविध मतलब मिसलेनियस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हम एमपी सिविल सर्विसेज एक्ट पढ़ रहे हैं या एमपी सिविल सर्विसेज लीव रूल 1977 पढ़ रहे हैं, उसमें ये 7 पॉइंट्स आपको कवर करने मतलब आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब विविध के बाद जो बेसिक जानकारी आपकी आएगी, ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले किसमें, प्रिलिमिनरी में। प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक का मतलब सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि संक्षिप्त नाम और वो कि एमपी सिविल सर्विसेज 1970 में इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, कैसे लागू हुआ। ठीक है, फिर इसी में आ जाती हैं मेन परिभाषाएं कि अर्ध वेतन क्या होता है, देय वेतन क्या होता है, ग्राह्य क्या होता है। ठीक है, और अवकाश क्या होता है, अवकाश क्या होता है, और बेसिक सी चीज़ें, अस्थायी कर्मचारी क्या होते हैं, शासकीय कर्मचारी क्या होते हैं, सिक लीव, चिकित्सा क्या होता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र क्या होता है, प्राधिकृत अधिकारी कौन होंगे, है ना, और कोई भी अवकाश कैसे लिया जाता है, उसकी प्रक्रिया की डेफिनेशंस, छोटी छोटी डेफिनेशंस। फिर आता है आपका अवकाश के दौरान स्थानांतरण और वो, तो इन सब चीज़ों का बेसिक आपको टेक्निकल यदि आपको समझना तो ही है, अदरवाइज़ ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इन सब नियम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 100 में से 100 भी नहीं बल्कि 1000 में से 2 या 3 केसेस होते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में तो इसको डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप ये PDF जो मैंने बताई वो आप देख सकते हैं। मैं आपको सीधे सीधे इसमें सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको ये समझ में भी आए और याद भी रहे। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले तो फॉर्म समझ लें। 7 प्रकार के फॉर्म होते हैं, है ना, नहीं 7 नहीं, 1 2 3 4 5 9 प्रकार के फॉर्म होते हैं। हाँ, 9 प्रकार के फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है उसमें हम आवेदन देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या समझ लें, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, ये सारे फॉर्म की PDF आपको इस पर ही मिल जाएगी, किस पे, PDF पे। फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 7, है ना, और 2 और होते हैं, वो इसके जस्ट बाद बता देंगे। सबसे पहला फॉर्म 1 होता है
अवकाश के लिए आवेदन देने का फॉर्म, अवकाश के लिए आवेदन, है ना। तो कैसे देना चाहिए? प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 3 सप्ताह पूर्व, है ना, 3 सप्ताह पूर्व। फॉर्म 2 होता है ईएल के लिए, जिसको हम अर्जित अवकाश कहेंगे। फॉर्म 3 होता है मेडिकल लीव के लिए जाने पर, ये होता है लौटने पर, फिट का, ठीक है। फिर फॉर्म 5 क्या कहता है? फॉर्म 5 कहता है जो प्रशिक्षु कर्मचारी होते हैं, जो प्रोबेशनरी पर होते हैं, प्रोबेशन पे होते हैं अभी, उनके लिए लीव का फॉर्म होता है ना। फिर छठवां फॉर्म आता है स्टडी लीव के लिए। स्टडी लीव किस चीज़ में? जो सरकारी, जो पक्के कर्मचारी हैं, ये तो प्रशिक्षु होगा, प्रशिक्षु के बाद वाले कर्मचारी स्टडी में। फॉर्म 7 आता है इसके एक्सटेंशन के लिए, स्टडी लीव का एक्सटेंशन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप समझ गए। फॉर्म 1 मुझे अवकाश चाहिए है, तो इसके लिए मैं प्राधिकृत अधिकारी जो मेरे हैं उनको मैं आवेदन दूंगा। जैसे कि पटवारी हैं यदि, तो पटवारियों के प्राधिकृत अधिकारी जो होते हैं, नियुक्त अधिकारी होते हैं, उनके यूजुअली कलेक्टर होते हैं, अब पहले एसडीएम होते थे। तो जब आपको कोई जिन अवकाश के बारे में हम बताएंगे, उन अवकाश में यदि कोई अवकाश आपको चाहिए है, आकस्मिक अवकाश छोड़ के, तो आपकी जो अवकाश है वो स्वीकृत कौन करेगा? वो प्राधिकृत अधिकारी यानी कि कलेक्टर महोदय स्वीकृत करेंगे, ठीक है। अवकाश का आवेदन देंगे हम, उसके कारण आप स्पष्ट दे सकते हैं, या उस अवकाश के दौरान, अवकाश की अवधि में आप कहाँ रहेंगे, उसकी जानकारी आप अपने आवेदन में देते हैं। दूसरा है अर्जित अवकाश के लिए आवेदन। तीसरा मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन। चौथा फॉर्म है लौटते हैं आप, फिट पे हैं, तो फिटनेस का आवेदन लगता है। पांचवा प्रशिक्षु हैं, तो प्रशिक्षु कर्मचारियों के अवकाश अलग होते हैं। छठवा आप स्टडी लीव पे जा रहे हैं। सातवां आप उसके एक्सटेंशन पे। अब 6 और 7 जो है यहीं से बनकर आएगा 8 और 9। ये है सरकारी कर्मचारियों के लिए जो परमानेंट है, जो पक्का हो चुके, जो स्थायी हो चुका। और जो व्यक्ति अस्थायी है उनके लिए 8 और 9 होता है। 8 नंबर होता है उनके स्टडी लीव के लिए और 9 नंबर होता है उनके इस एक्सटेंशन के लिए। किसके लिए? अस्थायी और ये स्थायी, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया फॉर्म के प्रकार। इसी फॉर्म में ही आप आवेदन देते हैं तो ही आपका आवेदन स्वीकार होता है। अब सबसे पहले अवकाश समझें आप। अवकाश का मतलब होता है जब आप अपने कार्यालय को और कार्य के साथ मुख्यालय को छोड़कर अनुपस्थित रहने वाले होंगे किसी परिस्थिति में, तो अवकाश के लिए आवेदन दिया जाता है। अवकाश के लिए क्या दिया जाता है? आवेदन। यदि आप नए हैं, आपका अभी 1 तिमाही कंप्लीट नहीं हुई है नौकरी करते हुए, या आपका 6 महीने में, अगले 6 महीने में क्या है? रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है, उस परिस्थिति में केवल आपको आवेदन 6 महीने पहले देना पड़ता है। बाकी सभी परिस्थितियों में आवेदन 3 सप्ताह पूर्व दिया जाता है, ठीक है। 3 सप्ताह पूर्व दिया जाता है आवेदन, बाकी कंडीशंस में 6 महीने पहले। तो आप यदि इस परिस्थिति में आ रहे हैं तो आप कोई सा भी आवेदन लेंगे जो हम आगे बताने वाले हैं, उन सभी आवेदनों में आप कितने पहले आवेदन करेंगे? 3 सप्ताह पहले आवेदन आपको करना होगा। किसको करेंगे? आपके प्राधिकृत अधिकारी को आप आवेदन करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट आपके हैं, इन फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में आप आवेदन करेंगे। तो चलिए अगला हम इसमें बताते हैं आपको। कहाँ हमारा हो गया? हमने बता दिया प्रारंभिक, दूसरा बता दिया हमने सामान्य शर्तें। अब हम बताते हैं अवकाश में जाना और अवकाश से आना, ठीक है। तो हम आते हैं अवकाश के प्रक्रिया पे। तो अवकाश का प्रक्रिया तो सबसे पहले आपका बनता है, जैसे ही आप नियुक्ति होती है आपकी, तो आपकी नियुक्ति के साथ एक सर्विस बुक बनती है। सर्विस बुक के साथ आपका बनता है एक अवकाश लेखा, है ना, अकाउंट्स ऑफ लीव। इस अकाउंट्स ऑफ लीव में आपकी हर प्रकार की लीव का विवरण होता है। तो इसमें सबसे पहला जो आप कार्य करते हैं वो क्या करेंगे आप? अवकाश लेखा में, है ना, परिस्थिति जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आवेदन देंगे। जब तक आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा, क्या नहीं होगा? स्वीकार नहीं होगा, तब तक आपका अवकाश नहीं माना जाएगा। यानी कि आप कोई भी प्रकार का अवकाश लेंगे, जब तक वो अवकाश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है तो आप अवकाश में नहीं जाएंगे। यदि आप जाते हैं तो आपको गैरहाजिर माना जाएगा।
इस बात का बहुत ध्यान रखें। हम लोग यूजुअली आजकल व्हाट्सएप का युग है तो हम लोग व्हाट्सएप पे ही कर देते हैं, पर और हाँ, इसमें विशेष अधिकार है, किसी भी प्रकार का आपातकालीन स्थिति में अवकाश बाद में आने के बाद स्वीकृत कराया जाएगा। यदि मान लीजिए आप किसी कारणवश अचानक से संडे को आपको ज़रूरत पड़ जाए छुट्टी की, या अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाए और अब आप उस स्थिति में नहीं है कि आप अवकाश ले पाएँ या स्वीकृति का इंतज़ार कर पाएँ, तो आप लौट कर आने के बाद उसको स्वीकार करा सकते हैं नियमतः, जैसा नियम है। ठीक है, तो स्वीकार कराने के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। फिर अवकाश चालू कब होता है आपका? अवकाश प्रारंभ होगा जब आप अपना चार्ज, अपना प्रभार किसी व्यक्ति को देकर जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपका अवकाश प्रारंभ होगा। मान लो आपने 14 तारीख की छुट्टी ली, तो यदि आपने 14 को चार्ज ना देकर 15 को साइंड चार्ज दिया है, साइंड मतलब हस्ताक्षर करके चार्ज आपने 15 को दिए हैं, तो 15 से आपका अवकाश प्रारंभ होगा। उसके बाद जब आप लौटेंगे, मान लीजिए आप 25 को लौटना था आपको, आप 26 को लौट रहे हैं और आपने 26 को यदि चार्ज लिया है तो 26 को आपका अंत माना जाएगा अवकाश का। यानी कि जिस दिन आप प्रभार लेंगे उस दिन से शुरू होकर जिस दिन प्रभार वापस ले लेंगे, मतलब देने से प्रभार लेने पर ही आपका अवकाश समाप्त माना जाएगा। और यदि आप वापस आने के बाद, अवकाश से वापस आने के बाद उसकी सूचना नहीं दे रहे हैं, आप अपनी उपस्थिति नहीं जाहिर कर रहे हैं, तो आपको गैरहाजिर माना जाएगा। इसलिए अवकाश से आने के बाद भी उपस्थिति देना अनिवार्य होता है कि सर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करना कि हम अपने अवकाश से लौट आएँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये सब आप समझ लेंगे तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी जो मेन है अवकाश। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है, यदि ठीक है, अब मान लेते हैं आपने अवकाश 3 तारीख से 8 तारीख तक का लिया है। ठीक है, अब यदि इस बीच में यदि यहाँ पर ये छुट्टी आ गई है, ये शासकीय अवकाश है, तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवकाश काउंट होंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका अवकाश कहाँ ख़त्म हो रहा है, बीच में छुट्टी आ गई थी तो ये काउंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अवकाश में यदि आपके अवकाश लेने की अवधि के पहले यदि कोई शासकीय अवकाश है और आपकी अवकाश अवधि के लेने के बाद कोई शासकीय अवकाश है, तो आपकी अवकाश अवधि बीच की मानी जाती है। लेकिन आप यदि पहले ले रहे हैं, शासकीय अवकाश के पहले, यदि 2 तारीख से शासकीय अवकाश पड़ रहा है, आप 1 से छुट्टी ले रहे हैं, तो 2 और 3 अवकाश काउंट आपकी उसमें अवकाश के लेखा में होंगे, ना कि शासकीय अवकाश में। ठीक है, ये हो गया। तो ये अब आप समझ गए। अब हम आते हैं मेन अवकाश की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अवकाश यानी लीव्स की। इसमें किसी को कोई डाउट आए तो आप बता देना और एक बार ज़रूर पीडीएफ पढ़ लें। देखिए, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। जैसे कि आज ही हमको पता चला है कि हम तो पहले ये मानते थे कि जेल में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको दिन और रात काउंट होते हैं और इसलिए उसकी आधे में छुट्टी कर दी जाती है। तो हमको आज हमारे एक साथी हैं जिन्होंने जेल में काम किया, उन्होंने हमको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे व्यवहार के कारण और अच्छे आचरण के कारण छुट्टियाँ कम कर दी, छुट्टियाँ बढ़ाकर या उनकी सज़ा जो है वो कम कर दी जाती। तो ऐसे ही ज्ञान बढ़ता है। हम आपके सामने जो ला रहे हैं, हम भी पढ़ के चीज़ों को देख के रिसर्च कर के बता पा रहे हैं। आप भी हमें कुछ चीज़ें बताएं, इसको सुधारना हो, कुछ हम चीज़ें गलत बता रहे हैं उनको सुधार के हम अगली बार लाएँ। तब तक आप इसका पीडीएफ ज़रूर देखें और हमको बताते चलें। ठीक है, हम अगला पॉइंट इसका बताते हैं आपको, अवकाश के प्रकार। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम अवकाश के प्रकार। तो सबसे पहला जो होता है, आप बिल्कुल बेसिक समझें, एक होती कैजुअल लीव, या जिसको हम कहते हैं आकस्मिक अवकाश। कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश, इसका विवरण शायद आपको इसे में 1977 वाले एक्ट में एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो कैजुअल लीव जो होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण लीव होती है, जो कि सामान्यतः पुरुषों को 13 और महिलाओं को 13 + 7 मिलती हैं। ठीक है, तो 13 कितनी मिलती है पुरुषों को, साल में कभी भी आप ले सकते हैं। अधिकतम एक बार में 8 ले सकते हैं, अधिकतम एक बार में 8 ले सकते हैं, वो भी अनुमति के बाद। और न्यूनतम आप जितनी भी लेना चाहें, इसमें एक कभी भी ले सकते हैं, 1, 2 ऐसे करके, तो अधिकतम 8 ले सकते हैं आप। पर 13 जो है, 13 का प्रावधान है ना। और 8 जो है वो भी बहुत रेयर कंडीशन में स्वीकृत होती है। सामान्यतः इसमें 3 ही ली जाती हैं,
एक बार में 3 CL से ज़्यादा नहीं ली जाती, क्योंकि आपको ये 13 जो हैं वो आखिरी तक चलानी पड़ती हैं, और दिसंबर में 2 से अधिक आप नहीं ले सकते, है ना। ये नियम में है, जो हमारा MP हम पढ़ रहे हैं, MP सिविल सर्विसेज लीव रूल, इसमें है ये कि एक बार में 3 और 8 तक का नियम है, लेकिन फिर भी दिसंबर में 2 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। विशेष परिस्थिति में जो आपके बिल्कुल विभागाध्यक्ष हैं, जो बिल्कुल प्राधिकृत अधिकारी, जिले के सर्वोच्च अधिकारी हैं, वही देंगे। महिलाओं के लिए 13 + 7 + 1, ये जो 1 है ये है तीज का अवकाश, ठीक है। यानी कि इनको 13, 7, 20 और 1, 21 लीव मिलती हैं। तो यहाँ से आप समझ गए लीव का प्रकार। हमने पढ़ा सबसे पहले कैजुअल लीव। कैजुअल लीव में 13 होती हैं, ठीक है, और महिलाओं को 13 + 7 + 1 मिलती है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। सबसे सिंपल लीव है, कभी भी ली जा सकती है, कभी भी इन्फॉर्म करके। कैजुअल लीव के लिए कोई ऐसा खास नियम नहीं है कि आपको 3 सप्ताह पहले देना। कैजुअल लीव आप परसों नहीं आना चाहते, आप बता देंगे। इसके लिए कोई कारण की ऐसे विशेष ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इसको आप नॉर्मल कागज़ में भी लिखकर आवेदन दे सकते हैं, है ना। या प्रोफार्मा जो 1 है वो सबसे बेस्ट है, वो हर लीव पे काम आता है। दूसरा आता है ऐच्छिक अवकाश। जो ऐच्छिक अवकाश होते हैं वो आप कैलेंडर देखेंगे, आपको एक गवर्नमेंट का कैलेंडर होता है, गवर्नमेंट कैलेंडर आप गौर से देखेंगे तो उसमें 15 से 20 ऐच्छिक अवकाशों की सूची होती है ना। तो कोई भी शासकीय कर्मचारी एक वर्ष में, एक कैलेंडर ईयर में 3 ऐच्छिक अवकाश ले सकता है, ठीक है। 3 ऐच्छिक अवकाश आप ले सकते हैं। आपको कोई मतलब इन्फॉर्म बस करने की ज़रूरत है, ऐसा उसमें कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐच्छिक अवकाश है 3, आप कभी भी 3 ऐच्छिक अवकाश, जो कैलेंडर दिया हो गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है उसको आप गौर से देखेंगे तो 3 जो ऐच्छिक अवकाश हैं वो आप इसमें कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 कैलेंडर के हिसाब से 3 साल में 3। इसके बाद आता है ऐच्छिक अवकाश के बाद, ऐच्छिक अवकाश के बाद आता है, अब हम आते हैं हाफ पे लीव पर, ठीक है। तो जो हाफ पे लीव होती है, हाफ पे लीव, ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार की लीव है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। इसको हम अर्ध वेतन अवकाश भी कहते हैं, ठीक है। तो अर्ध वेतन अवकाश जो होती है, अर्ध नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें, अर्ध वेतन अवकाश। जब मैंने 1 साल की सर्विस पूर्ण कर ली, क्या कर ली, 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, तब मुझे 20 हाफ पे लीव कमाता हूँ। यदि मैंने इस वर्ष में कोई छुट्टी हाफ पे लीव नहीं ली तो अगले वर्ष के लिए मुझे 20 हाफ पे लीव मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब पहले वर्ष में, उसके बाद दूसरे वर्ष से लगातार हर वर्ष मेरे को 20 हाफ पे लीव मिलती हैं। अब 20 हाफ पे लीव में वेतन समझिए, देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा कौन सा ऐच्छिक अवकाश, उसमें वेतन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो CL है उसमें वेतन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर अब यहाँ से जो हम बताएंगे इनमें सब में वेतन का फ़र्क पड़ता है। तो हाफ पे लीव यदि आप 20 ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, 20 हाफ पे लीव है। जैसे जैसे ये जुड़ती जाती हैं तो इसका नियम है ना, एक बार में मतलब पूरे साल में 20 मिलती हैं, और फिर इसमें कितनी भी ली जा सकती हैं, कितनी ली जा सकती हैं एक बार में, एक मिनट, ठीक है। तो ये एक वर्ष में ली जा सकती हैं। हमारी कितनी अवकाश होती हैं, हाफ पे लीव 20। तो अब जब आपको 20 हाफ पे लीव मिली हैं तो आप इनको एक साथ या कभी भी ले सकते हैं। यदि आप 20 हाफ पे लीव एक बार में ले रहे हैं तो आपको 10 दिन का वेतन काटा जाएगा, या आपको 10 दिन का वेतन मिलेगा इस 20 दिन में, क्योंकि इस पर नाम ही लिखा हुआ हाफ पे लीव। जैसे आप हाफ डे पे चले गए, तो हाफ डे पे चले गए तो आप ऐसी कितनी बार हाफ डे पे जा सकते हो, 20 बार जा सकते हो। 20 बार में आपको कितने दिन का वेतन कटेगा, 10 दिन का वेतन कटेगा, ठीक है। तो हाफ पे लीव उसी के लिए होती है। इसके बाद आता है हाफ पे के बाद लघुकृत। लघुकृत अवकाश जो होता है वो 180 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, और इसमें भी सेम चीज़ लागू होती है जो हमने हाफ पे पढ़ी, यानी कि वेतन इसमें सेम प्रोसीजर से मिलता है। जो आपका लास्ट वेतन होगा, पूर्ण वेतन, उसका आपको 50% मिलेगा, ठीक है। कम्यूटेड लीव या लघुकृत हो गया। इसके बाद आती है आपकी अर्नड लीव, सबसे इंपॉर्टेंट, अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश, अब आप समझिए 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 और 15 लीव आपको खाते में जुड़ जाती हैं, यानी कि 1 साल की
30 अर्जित अवकाश आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो 30 अर्जित अवकाश मिली हैं आपको, आप इसमें एक बार में 120 ले सकते हैं। अब आप समझिए, आपने सर्विस चालू की सन 2000 में, ठीक है, आपने सन 2000 में नौकरी चालू की जनवरी में, तो आपको उस साल कितनी मिली? 30। अब आप आ गए 2024 में, यानी आपकी 24 साल की सर्विस हो गई, तो 24 इंटू 30 यानी कितने दिन की लीव हो गई आपकी अर्जित अवकाश? 720 दिन की। ठीक है, ठीक है, 720 दिन की। अब आप एक चीज़ याद रखें, मान लीजिए आप 2026 में रिटायर हैं, 2026 में रिटायर हैं, तो आपको केवल 300 अर्जित अवकाश का वेतन मिलेगा, जिसको हम लास्ट में आप समझते होंगे, जिन लोगों ने EPFO पढ़ा होगा, तो अंतिम जो वेतन होती है, अंतिम महीने की वेतन, जिस महीने आप रिटायर हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको 10 महीने की वेतन मिलती है। तो यदि आपकी अंतिम वेतन 1 लाख है तो आपको गुणित 10 यानी कि 10 गुणित 1 लाख यानी 10 लाख रुपए तो आपको मिलेगा सिर्फ इसके कारण, अर्जित अवकाश के कारण। इसलिए लोग इसको बचाते हैं यूजुअली। पहले इसको कैश कर दिया एनकैश कर दिया जाता था, आपकी जितनी बची उसको आपको सरकार आपको पैसे देती थी। पहले 240 का नियम था, फिर इसको संशोधन करके 300 कर दिया गया। तो 300 के अलावा आपकी जितनी भी लीव बचेंगी वो सब लैप्स हो जाएंगी। इसलिए समय समय पर ये वाली लीव लेते रहें। इसको आप बिना किसी कारण के 21 दिन पहले आवेदन देकर, कितने दिन पहले आवेदन देकर? 21 दिन पहले आवेदन देकर ले सकते हैं। ठीक है, 21 दिन पहले 30 दिन का अवकाश ले सकते हैं, वरना ये लास्ट में जाकर लैप्स हो जाएगी। आप कितनी भी लीव ले लें, आपको केवल 300 लीव से इंपॉर्टेंट है। तो एक साल में आप 30 नहीं ले रहे हैं, आपने 20 ली, 10 बच गई। अगले साल आपने 20 ली, 10 बच गई। यदि आपकी 20 साल की सर्विस है तो 200 तो ऐसे ही बचेंगी, है ना। और फिर अन्य लीव्स हैं, इनका फ़ायदा उठाएं तो अर्न लीव बच जाती है। तो पर फिर भी लेना चाहिए, क्योंकि अर्न लीव बाद में 300 से ज़्यादा आपकी होंगी तो लैप्स हो जाएंगी, है ना। अर्न लीव के बाद आता है हमारा नो पे लीव। नो पे लीव का मतलब होता है आप छुट्टी पे जाएंगे लेकिन आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, अर्जित अवकाश में EL में जो आपने लास्ट वेतन ली है, मान लीजिए मैं 30 जून को EL पे जा रहा हूँ 2 महीने की, ठीक है, 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, तो मेरे को 2 महीने की वेतन क्या मिलेगी? जो मैंने 30 जून की सैलरी ली होगी वही, कोई कटौती नहीं, कोई भत्ता नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, एज इट इज़ पूरी सैलरी मिलेगी। ठीक है। नो पे लीव में क्या होता है? नो पे लीव तब मिलती है, या जिसको हम कहते हैं, कुछ लीव को हम समझते हैं लीव नो ड्यू, लीव नॉट ड्यू, अदेय अवकाश। जब कोई अवकाश आपके पास ना बचे, ठीक है, जब कोई अवकाश आपके पास ना बचे तब आप ये लीव ले सकते हैं। या नो पे लीव अलग से भी एक क्लॉज है, और इसी को लोग लीव नो ड्यू भी कहते हैं। लीव नो ड्यू का सीधा मतलब है जब आपके पास कोई अवकाश ना बचे तब आप ये लीव ले सकते हैं जिसमें आपको कोई वेतन नहीं दे होगा। लेकिन नो पे लीव हम जो समझते हैं एक और प्रकार की लीव होती है, इसका क्लॉज मुझे मिला नहीं है एग्जैक्ट ढूंढने पे अभी, वो भी होता है, वो बता देंगे हम कभी और उसको ढूंढ के एग्जैक्ट। नो पे लीव में आप छुट्टी ले सकते हैं अधिकतम 90 दिन की, 90 दिन की अधिकतम छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें आप बिना वेतन के जानकारी के साथ, और ये आपका स्वीकृत होना चाहिए, स्वीकृत होता है, इसको वही सक्षम अधिकारी स्वीकृत करेगा जिसको कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर कि आप 3 महीने बाद वापस आओगे, है ना। ये हो गई आपकी। इसके बाद आती है कौन सी लीव बची है? मेरे को लगता है मेन सारी लीव बता दी मैंने आपको। अब हम आते हैं मेडिकल लीव पे। मेडिकल लीव जो होती है, या जिसको चिकित्सा लीव कहते हैं, मेडिकल लीव 180 दिन की अधिकतम ली जा सकती है, वो भी चिकित्सीय अधिकारी के प्रमाण पत्र के बाद, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद। फॉर्म नंबर 3 के साथ आप जब ये भर के देते हैं तो अधिकतम 180 दिन की लीव आपको मिल जाएगी। इसमें आपको वही वेतन मिलेगा जो आपने अंतिम वेतन लिया था। ठीक है। कई बार इसमें क्या करते हैं, सिकनेस लीव पर आपके 2 भत्ते नहीं, जो मतलब महंगाई भत्ता DA प्लस बेसिक जोड़ा जाता है, और अन्य जो भत्ते हैं जैसे कि ट्रैवल अलाउंस है या आपका अन्य जो एक्स्ट्रा भत्ते आपकी सैलरी में, वो कई बार चिकित्सा में नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है, चिकित्सा में केवल आपका इसका पूरा देना पड़ता है आपको, जो आपने अंतिम सैलरी ली है वो आपको दी जाती है। मेडिकल लीव के बाद अब हम आते हैं, ये हमारा ये वाला क्लॉज हो गया। इसमें 1-2 लीव और हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होती है? लीव कन्वर्जन, यानी इस लीव को इस लीव में मर्ज किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं स्पेशल लीव्स पे। स्पेशल लीव्स में सबसे पहले आती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव, है ना। तो मैटरनिटी जैसे कि सबको नाम से ही पता है, मैटरनिटी लीव क्या होती है?
मैटरनिटी लीव का मतलब होता है किसी भी मातृत्व अवकाश जिसको कहते हैं, सॉरी, है ना, किसी भी मतलब क्या होता है मातृत्व अवकाश, सीधा सीधा आप समझिए। मातृत्व अवकाश जो है वो डिलीवरी से लेकर 6 महीने के भीतर दी जा सकती है और 6 महीने की ही होती है। मतलब आप कभी भी डिलीवरी के दौरान, मतलब डिलीवरी से लेकर 6 महीने तक ले सकते हैं। तो ये होती है 6 महीने की सीधी सीधी लीव, ठीक है। किसको मिलती है? फीमेल को डिलीवरी पर ये मिलती है। लेकिन यदि किसी कारण से मान लीजिए मिसकैरेज हो जाए तो आपको 6 हफ्ते की लीव मिलती है। कितने हफ्ते की? मिसकैरेज पे, गर्भपात पे ये मिलती है 45 दिन या 6 वीक्स की, ठीक है। ये 2 लीव्स मिलती हैं, एक फीमेल को और एक मेल को डिलीवरी से लेकर बच्चे के 6 महीने होने तक 15 डेज़ की लीव मिलती है। इसमें भी आपका जो अंतिम वेतन है वो आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी आपने अंतिम वेतन लिया होगा ये लीव लेने के पहले, वही वेतन आपको एज इट इज़ इसमें मिलता है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब हम आते हैं इसके बाद है ना एडॉप्शन लीव। स्पेशल लीव में ही बता रहा हूँ मैं आपको भी। फिर आते हैं एडॉप्शन लीव। एडॉप्शन लीव जो होती है वो फीमेल को मिलती है 67 डेज़ की। कब? जब आप 1 साल से कम उम्र का बच्चा अडॉप्ट करते हैं और आपका एक जीवित संतान है तब, या संतान नहीं है तब भी, ठीक है। पर एक जीवित, यदि 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको अडॉप्शन के लिए ये लीव नहीं मिलेगी 67 डेज़ की। 67 डेज़ जो है 2 बच्चे की पॉलिसी है उसी में मिलती है ना। अडॉप्शन की 67 डेज़ की हो गई। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण CCL, जो सिर्फ महिलाओं को मिलती है, संतान पालन अवकाश। ये होती है 730 दिन की, 730 दिन की होती है, जो कि बच्चे के 18 वर्ष के होने तक ली जा सकती है और 1 वर्ष में अधिकतम 3 बार। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार ली जा सकती है, ठीक है। तो ये होती है CCL। अब CCL में केवल महंगाई भत्ता प्लस बेसिक मिलता है, महंगाई भत्ता प्लस बेसिक मिलता है, अन्य भत्तों की पात्रता इसमें नहीं होती। ये अंतर है CCL में और मैटरनिटी में, है ना। मैटरनिटी में जो अंतिम वेतन मिल रही है वो पूरी मिलती है। मेडिकल में शुरुआती 6 महीने पूरी वेतन मिलती है, 6 महीने के बाद जो अन्य भत्ते हैं वो कम हो जाते हैं, केवल महंगाई भत्ता और बेसिक मिलता है ना। तो ये हो गई आपकी जो हम बता रहे थे स्पेशल लीव हो गई। अब आता है स्टडी लीव, जिसका आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, अध्ययन अवकाश। जो भी व्यक्ति 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है, क्या कर चुका? 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है, वो 24 माह का अध्ययन अवकाश अनुमति के साथ ले सकता है, मगर एक बार में अधिकतम 12 माह। कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम रिटायरमेंट के पहले तक आप इस अवकाश को ले सकते हैं, ठीक है। विधिवत किस शिक्षा पद्धति के लिए ले रहे हैं उसकी अनुमति के साथ आप ये अवकाश ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम 24 माह, एक बार में 12 माह, और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद ही ये अवकाश लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ठीक है ना। ये हो गया हमारे बेसिक अवकाश, जितने प्रकार के अवकाश एक मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी को मिलता है, और इसमें हमने बताया वेतन के बारे में। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसमें है बताने की, वो ये है, कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा में अधिकतम लगातार 5 वर्ष नियमित 5 वर्ष तक से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकता। मतलब यदि कोई व्यक्ति 4 साल 6 महीने 8 महीने तक अनुपस्थित है लगातार, तो वो वापस आकर ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति 5 वर्ष 2 महीने यदि लगातार एब्सेंट है तो उसकी सेवा को बर्खास्त कर दिया जाएगा नियम अनुसार,
है ना। इसलिए 5 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति इस पे अवकाश पे नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त और बाकी सब चीज़ें यही हैं, है ना, नियम यही है। आप कोई भी अवकाश लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21 दिन पहले 3 सप्ताह पहले आवेदन के लिए आवेदन देना पड़ेगा अवकाश के लिए। और ये CL में कभी भी दे सकते हैं। मेडिकल के लिए भी आपको बाकायदा फॉर्म नंबर 3 भर के मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अवकाश लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अवकाश हम ज़्यादातर लेते हैं वो होती है CL, कैजुअल लीव। इसमें आपको पूरी वेतन मिलती है। EL पूरी वेतन मिलती है जो आपने अंतिम वेतन उठाई है, ठीक है। मेडिकल शुरुआती 6 महीने पूरी वेतन मिलती है। मैटरनिटी पैटर्निटी पूरी वेतन मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है CCL में भत्ते नहीं मिलेंगे, महंगाई भत्ता और बेसिक बस मिलता है, ठीक है। इस तरीके से ये मुख्य अवकाश हैं। इनके अलावा बाकी जो अवकाश हैं वो एक्स्ट्रा हैं जो कभी कभाई और बहुत कम लोग लेते हैं। बाकी ये नॉर्मल अवकाश है जो सबको लेते हैं। इसके अलावा आपको यदि अवकाश में कोई और समस्याएं हों या इनमें कोई और चीज़ जानकारी चाहिए तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको बताएं, और ताकि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सुधार सकें या और जानकारी हम कहीं और से लेकर गैदर करके आपको दे सकें, ताकि हम अधिक से अधिक आपकी सहायता कर सकें और हमारा भी ज्ञान बढ़े, है ना। ये हो गई, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा। एक बार और देख लेता हूँ मैं। अदेय अवकाश, लघुकृत, असाधारण, प्रसूति, पितृत्व, संतान पालन, ठीक है। विशेष निर्योग्यता, सर्वेंट, विश्रामावकाश, ठीक है। ऐच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश, ठीक है ना। तो इस तरीके इतने ही अवकाश हैं। इनके अलावा और कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो छूटी होगी। कुछ एक आध कोई पॉइंट्स छूटे होंगे, पर हाँ इसको डिटेल में पढ़ना हो तो PDF MP सिविल सर्विसेज ब्रैकेट में लीव्स रूल 1977 PDF डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप देख सकते हैं अवकाश के बारे में। और यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं तो ये सारे अवकाश आपको मिलेंगे, बस अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति के लिया गया अवकाश खारिज माना जाता है, ठीक है। और आप लौटने के बाद यदि जानकारी नहीं दे रहे हैं, नहीं सूचित कर रहे हैं, तो भी आप अब्सेंट माने जाएंगे। तो समय से वापस आ जाएं। जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक फिर आप अब्सेंट माने जाते हैं। इसलिए अवकाश लें बाकायदा। अपने जो नैतिक दायित्व हैं, जो पारिवारिक दायित्व हैं उनको पूरा करें, व्यक्तिगत दायित्व हैं उनको पूरा करें, अवकाश लें। लेकिन अवकाश नियम के अनुसार अवकाश आपका अधिकार नहीं है, आपको दी जाने वाली सुविधा है। जय हिंद।